हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट प्योर आपके सब्सटेंसेस दैट इज़ एलिमेंट कंपाउंड्स के बारे में हमने क्लासिफिकेशन देखा था। इसके अलावा हमने मिक्सचर के बारे में देखा था कि आपके दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और उसके बाद हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, और उसके कुछ जो पॉइंट्स थे उनके बारे में बात की थी। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे एटम्स के बारे में, एटम्स के एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास, नेक्स्ट टर्म दैट इज एटॉमिक मास। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, ठीक है। अब एक एटम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एक एटम में आपके पास प्रेजेंट होते हैं, इसको हम सिंपली कह सकते हैं मास ऑफ वन एटम, उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? क्योंकि एक एटम में आपके मेनली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं इसे आप मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अराउंड 2000 टाइम्स, कितना? 2000 टाइम्स कम होता है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से। तो इन दोनों के मास के कंपैरिजन में हम इसके मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत कम होता है। इसलिए मेनली हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन ही लिखते हैं, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि मास ऑफ एटम्स हम निकालते कैसे, मतलब एग्जिस्टेंस में कैसे आया, ठीक है। इसकी क्या थ्योरी है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मास ऑफ एटम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखिए, आपने सुना होगा 1 kg। क्या 1 kg? 1 kg कहाँ से आया? सबसे पहले तो किसी ने आइडेंटिफाई किया होगा, हाँ, कि ये 1 kg है, ठीक है। तो दुनिया में इसकी कुछ टेक्निकल डेफिनेशन भी होती है, उसकी तरफ हम नहीं जाते हैं, हम नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो दुनिया में किसी को पता नहीं था, स्टार्टिंग के टाइम की बात कर रहे हैं हम, लगभग 100 साल पहले की बात, कि जब किसी को पता नहीं था कि मास क्या होता है, मोल क्या होते हैं, कैसे हम कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं उनका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक जुगाड़ टेक्निक अपनाएगी। क्या टेक्निक अपनाएगी? जुगाड़, जो इंडिया में चलता है, ठीक है ना, वैसे ही टेक्निक अपनाएगी। जैसे उसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कि जैसे मान लो किसी को पता नहीं था कि 1 kg क्या है, तो एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि हाँ भाई ये एक रोड है, इसका वेट कितना है? 1 kg है, मान लिया गया, ठीक है। या फिर चलो स्टैंडर्ड 1 kg भी नहीं माना, स्टैंडर्ड मान लिया कि ये आपके पास कोई रोड है या कोई सिलेंडर है वगैरह है, ठीक है। ये आपके पास एक रोड है, इससे हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे किसी का भी, अगर आपको कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो जैसे मुझे ये बॉक्स है, इसका वेट का कंपैरिजन करना है, ठीक है, पता करना है कि इसका वेट कितना है। तो हम क्या करेंगे? इसको इस सिलेंडर या रोड के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, ठीक है। कैसे? वेइंग बैलेंस में आप कंपेयर कर सकते हो। एक जगह तो मैं रखता हूँ ये आपका बॉक्स, ठीक है, और दूसरी जगह मैं क्या रखता हूँ? ये आपका सिलेंडर, ठीक है। मैंने एक सिलेंडर रखा, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, तो 4 सिलेंडर रखने पर ये इक्वल हो गया आपके वेइंग बैलेंस। इसका मतलब ये जो बॉक्स है उसका जो मास है वो किसके बराबर है? मास ऑफ बॉक्स, it will be equal to 4 times mass of road, ठीक है। ये जो रोड है उसके मास के बराबर। चलो ठीक है, हमने ऐसे ही दूसरा बड़ा बॉक्स लिया, उसका आप वेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ हो दुनिया में, किसी का भी आपको वेट करना है तो आप किससे कंपेयर कर सकते हो? इस बॉक्स के जरिए उसका कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। हमने एक बड़ा बॉक्स ले लिया, ठीक है, उसका वेट इस तरह से चेक किया, तो हमें पता चला कि भैया आपको मान लो 20 रोड यहाँ पे काम में आ रही है इसको इक्वल करने के लिए। तो इस बॉक्स का जो वेट हुआ वो कितना होगा? 20,
रोड हो गया, ठीक है। तो इस बॉक्स का अगर हम मास लिखेंगे, मास ऑफ बिगर बॉक्स, इट विल बी 20 इंटू मास ऑफ रोड। तो अब हमें दुनिया में जिस किसी भी चीज़ का वेट पता करना है तो हम क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं इस सिलेंडर के साथ जो हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। अब जब भी मुझे निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे बार बार लिखनी पड़ेगी कि 4 इंटू मास ऑफ दिस रोड, 20 इंटू मास ऑफ दिस रोड, 50 इंटू मास ऑफ दिस रोड। तो क्यों ना मैं इस रोड को अपना एक स्टैंडर्ड बना लूँ, इस रोड को मैं क्या करूँ, एक स्टैंडर्ड बना लूँ, कि मैंने इसको अपना स्टैंडर्ड बना लिया और उसका मास मैंने रख लिया 1 kg, कि इस रोड का मास क्या है, 1 kg। तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा। कैसे, तो अब मुझे इस बॉक्स का मास लिखना है, तो मैं कितना लिखूंगा, सिंपल 4 kg। ये वैल्यू भी चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने मास ऑफ रोड किया है 1 लिया है, ऐसा नहीं मास ऑफ रोड 2 ले लेते तो हर बार ये वैल्यू चेंज होती, ठीक है। हमने एक सिंगल यूनिट में लिया 1 kg, तो ये वैल्यू भी आपकी चेंज नहीं रहेगी, ये अच्छी बात होती है। इस बॉक्स का वेट लिखना है, बड़े बॉक्स का कितना होगा, 20 kg। तो हमारे लिए लिखना क्या हो गया, थोड़ा सा इजी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो चुका है, स्टैंडर्ड बन चुका है। सेम इसी तरीके से जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट्स का। तो वो जो स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड क्या था, वो स्टैंडर्ड था आपका 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। वो जो हमारा स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड था ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब हमें जिस एलिमेंट का मास पता करना है, हम क्या करेंगे, इसके साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और जो मास आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे मुझे लिखना है, ये आई थिंक आप लोगों को मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। मैं मिटाता हूँ इसको। चलिए, जैसे मुझे लिखना है, हमने कंपैरिजन किया मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब हमने मास ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाला तो हमें पता चला कि उसका मास आता है 16 इंटू मास ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसके बराबर आता है, ठीक है। इसी तरह हमने मास ऑफ नाइट्रोजन निकाला, या फिर मास ऑफ सोडियम, मान लीजिए सोडियम एटम। तो वो जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि वो इस वैल्यू से, ये जो हमारा स्टैंडर्ड, इससे 23 टाइम्स बड़ा है। मतलब 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। इसी तरह हमने सल्फर निकाला, सल्फर के लिए निकाला तो मास ऑफ सल्फर एटम, वो कितना है आपके पास, वो आया 32 टाइम्स इस मास के ज़्यादा, ठीक है। तो 32 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब मैं थक गया, ठीक है। कौन बार बार लिखे, जिस तरह से साइंटिस्ट थे वो भी थक जाते थे, हर बार इतनी बड़ी वैल्यू को लिखना पड़ता था उनको। तो क्यों ना हम इसको एक यूनिट बना दें। सही तरीका, सही है ना, बिल्कुल सही है। कौन कौन बार बार लिखेगा इतना बड़ा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, बार बार। जिस तरह हमें सिलेंडर को लिखना पड़ता था वैसे ही हमें बार बार इसे लिखना पड़ रहा है। तो क्यों ना हम इस स्टैंडर्ड को एक नाम देते हैं, ये जो है इसको एक यूनिट का नाम देते हैं, ठीक है। और इस यूनिट को बोला गया AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट।
तो इस तरह से हमारा एक स्टैंडर्ड बन चुका है और 1 AMU की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई कि 1 AMU कितना होता है आपके पास। 1 AMU की वैल्यू होती है 1/12 इंटू क्या, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये हमारे लिए स्टैंडर्ड बन चुका है। अभी आपको लिखना है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो 16 इंटू दिस, इसको हम लिखते हैं 1 AMU, तो इसका मास हो गया 16 AMU। सिंपल, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16 AMU, ठीक है। सोडियम के एक एटम का मास 23 AMU, सल्फर के एक एटम का मास 32 AMU। तो इस तरह से एक जुगाड़ टेक्निक अपनाई गई, एक स्टैंडर्ड बनाया गया और उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जो दूसरे पार्टिकल्स हैं आपके अलावा, उन सब का हम क्या कर सकते हैं, मास कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि मास का कंपैरिजन ज़रूरी होता है। अलग अलग रिएक्शंस में कौन सा एलिमेंट कितना काम में लेना है वो सब हमें मास से पता चलता है, ठीक है। तो इसका भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से एग्जिस्टेंस में आई आपकी यूनिट कौन सी, AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो देखिए, तो ये पुराने टाइम की बात है, ठीक है, जब हमें पता नहीं था कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वेट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, AMU का वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाद में एक डिवाइस आया जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना उनका, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनका हम क्या कर सकते हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके जरिए जब कार्बन के एक एटम का मास फाइंड आउट किया गया तो वो कितना आता है आपके पास, मास ऑफ 1 कार्बन 12 C12 एटम, वो आता है आपके पास अराउंड 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। कितना आता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ठीक है। और जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास 1 AMU का मास का 1 AMU का वैल्यू आती है, दैट इज 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23, that is equal to around 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स। तो ये दो वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है। 1 AMU की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल। अगर इसको किलोग्राम में लिखना है तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास AMU की वैल्यू आ गई। अब जिस एटम की मुझे मास पता करना हो, जैसे 16 AMU ऑक्सीजन का मास है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ऑक्सीजन का मास कितना हो 16 AMU, या फिर अगर ग्राम में पूछा जाए तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यूनिट्स क्या है, एग्जिस्टेंस में आई, कैसे हम एक एटम का क्या करते हैं, मास फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है। चलिए, इसे एक बार आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है ना, मास ऑफ एक एटम हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मुझे लिखना है, मान लो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो मैं कितना लिख सकता हूँ, 16 AMU लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर आप लिख सकते हो 16 इंटू 1.66 इंटू
10⁻⁻27 किलोग्राम, ये हम लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। किसके बारे में? रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव मतलब हम किसी के रिलेटिव में मास फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ए है आपके पास 10 kg और बी है आपके पास 100 kg, ठीक है। तो अगर हमें बी का मास निकालना है रिलेटिव टू ए, क्या बी का मास निकालना है रिलेटिव टू ए, तो हम कैसे निकालेंगे कि बी ए से कितना बड़ा है? बी ए से 10 टाइम्स बड़ा है, करेक्ट है। अब आपने निकाला कैसे? रिलेटिव जो भी मास आपने निकाला वो कैसे निकाला? आपने क्या किया, हम किसके रिलेटिव में निकाल रहे हैं? ए के रिलेटिव में निकाल रहे हैं, बी का मास निकाल रहे हैं। तो जिसका मास हम निकाल रहे हैं उसको तो रखा आपने ऊपर 100, डिवाइड किया जिसके रिलेटिव में हम मास निकाल रहे हैं नीचे रखा 10, तो हमारे पास वैल्यू है कितनी? 10। मतलब बी जो है ए से कितना बड़ा है? 10 टाइम्स बड़ा है। क्लियर है? पहली चीज़ तो ये, मतलब जिसके रिलेटिव में हमें निकालनी है, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको तो हमें नीचे लिखना है, और जिसका मास हमें निकालना है उसको हमें ऊपर रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे भी 100 kg और यहाँ पे भी नीचे 10 kg, kg से kg कैंसिल, तो यहाँ जो यूनिट आएगी वो कुछ भी नहीं आएगी। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो क्या है आपका? यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी। क्लियर है? ये दो चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो अगर हमें रिलेटिव एटॉमिक मास, एग्जाम्पल था ये ऐसे समझाने के लिए। रिलेटिव एटॉमिक मास आप चाहो तो वीडियो को बैकवर्ड करके या रिवाइंड करके नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास आपको निकालना है, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ एन एटम, ठीक है, मास ऑफ एन एटम, जिस भी एलिमेंट का आपको मास निकालना है एटम का, ठीक है, उसका मास आपको लिखना है, डिवाइड बाय करना है आपको स्टैंडर्ड से, और हमारा स्टैंडर्ड क्या है? AMU, जिसे हम क्या बोलते हैं? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मास ऑफ एन एटम की जगह आप इसे लिखिए मास ऑफ 1 एटम, ठीक है ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मास ऑफ 1 एटम डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या लिखोगे? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। ऐसे लिखोगे आप? बिल्कुल सही है। चलिए, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU, करेक्ट है। डिवाइड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 AMU। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 16। मतलब ऑक्सीजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो कितना होगा? 16 होगा, यूनिट लेस होगा। क्लियर है? तो ऑक्सीजन के लिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो आया 16 और एक आया आपके पास 16 AMU। दो चीज़ें हमने निकाल ली। 16 क्या है? इस पे पीछे कुछ भी यूनिट नहीं, इसका मतलब ये आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है।
ठीक है। 16 AMU, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास हुआ, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। क्लियर है? आपको डिफरेंस समझना है कि कब हमें AMU को यूज़ करना है, कब नहीं करना है, ठीक है। जब एक एटम की बात की जाती है तब हम यूज़ करते हैं AMU को, तब उसका मास हम निकालते हैं किसमें, AMU में। क्लियर है? तो आई होप क्लियर हुआ होगा। इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलिकुलर मास के लिए। तो जैसे एक एटम का जो मास है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एटॉमिक मास। वैसे ही एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका मोलिकुलर मास। ठीक है, मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, सिंपली उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के एटम्स के मास का सम। ठीक है, दिस इज सिंपली द सम ऑफ द masses of the elements और या फिर of the atoms present in a molecule. Sum of the masses of the atoms present in a molecule, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका मोलिकुलर मास। ठीक है ना। तो मोलिकुलर मास सिंपली क्या होता है, मास ऑफ सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। ठीक है, जैसे कुछ एटम्स हैं उनका मोलिकुलर मास आपको पता होना चाहिए, वैसे हम आगे चल के फिर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कुछ एटम्स हैं जिनका मैं मोलिकुलर मास आपको या एटॉमिक मास में आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे आगे के लिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, उसका कितना होता है 1। ठीक है, एटॉमिक मास या मास नंबर जो हम बोलते हैं। हीलियम के लिए होता है 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। इसके अलावा फ्लोरीन 19, नियोन 20, फिर आप ले लीजिए सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस ले लीजिए 31, सल्फर ले लीजिए 32 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम ले लीजिए 39, कैल्शियम ले लीजिए 40। क्लियर है, ये कुछ कॉमन्स हैं जो हमारे मतलब काम में आते रहेंगे। ठीक है ना, आपको इनको बैठ के रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप जैसे एक बार देखते जाओ, जैसे जैसे यूज में आते जाएंगे अपने आप आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, आयरन 56, कॉपर 63.5। ठीक है, जिंक 65। ठीक है, इसके अलावा आप ले सकते हो ब्रोमीन, ले सकते हो Br, इसका 80 होता है, आयोडीन 127 होता है, सिल्वर 108 होता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप Hg ले लीजिए, मरकरी 200, लेड Pb 208, क्लोरीन ले लीजिए 35.5। ठीक है ना, तो ये कुछ कॉमन्स है, बाकी जनरली आपको एग्ज़ाम में ये सब लिखे हुए मिलते हैं, दिए हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर भी जनरली आपको यूज़ करते करते याद हो जाएंगे। आपको केवल लिखना है, देखना है, याद अपने आप हो जाएंगे, उनको बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर हाँ ऐसा नहीं कि कभी देखो ही नहीं, देखना भी है उनको। ठीक है ना, एक बार देख लिया, हाँ भाई चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम उनको बार बार देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लो आपको निकालना है वाटर का मोलिकुलर मास H2।
का मोलिकुलर मास निकालना है, ठीक है। तो H2 में 2 तो हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस एक ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन इंटू ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16 तो 2 प्लस 16 कितना हो गया 18। तो ये 18 क्या हो गया मोलिकुलर मास हो गया किसका वाटर का। H2SO4 ले लीजिए, इसका मोलिकुलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे 2 हाइड्रोजन, तो 1 इंटू 2 हाइड्रोजन है, एक का मास कितना है 1, ठीक है, प्लस सल्फर एक ही है और एक सल्फर का मास कितना होता है, यहाँ देखिए कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ लिखा 32 प्लस, ऐसे देख देख के आपको करना पड़ेगा, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 4, एक का कितना होता है 16 इंटू 4 64 प्लस 32 कितना हुआ 96 प्लस 2 98, ये आ गया 98 मोलिकुलर मास किसका H2SO4 का, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको क्या करना है मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है। तो H2O के लिए भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक 18 है और एक मैं लिखता हूँ 18 AMU, ठीक है। 18 क्या होगा अब आप बताइए, बिल्कुल सही 18 होगा रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। अब क्योंकि एटम तो है नहीं, ये मॉलिक्यूल है, तो हम इसको क्या लिखते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। 18 AMU, 18 AMU क्या होगा मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, क्लियर है। बिल्कुल सही है। ये जो 18 AMU है इसको कभी कभी आप 18U भी लिख सकते हो, मतलब 18 AMU को 18U भी लिखा जाता है, ठीक है। यूनिफाइड मास, U का मीनिंग होता है यूनिफाइड मास, क्योंकि AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट और ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट को काम में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम 18 AMU की जगह क्या लिखते हैं 18U लिखते हैं, दोनों सही हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 AMU लिखो या 18U लिखो, U होता है यूनिफाइड मास, U क्या होता है आपका यूनिफाइड मास, दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 1 AMU लिखो, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 AMU लिखो या फिर 1 AU लिखो, दोनों बराबर होते हैं, दोनों का मास कितना होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, क्लियर है। ये चीज़ आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है, ओके। चलिए इसे एक बार आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की बेसिकली एटम के बारे में, एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं स्टार्टिंग से, कैसे जुगाड़ टेक्निक अपनाएगी, कैसे स्टैंडर्ड बना उसके बारे में हमने बात की, और कैसे आज के टाइम में हम स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास पता कर सकते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या हुआ उसके बारे में हमने बात की। ध्यान रखना AMU हम कब यूज़ करते हैं जब हमें एटम का मास पता करना हो, ठीक है, तब हम लिखते हैं AMU, ठीक है। और एटम का मास पूछा जाए तब हम यूनिट काम में लेते हैं AMU, ठीक है। मोलिकुलर मास एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा, ठीक है, और मोलिकुलर मास क्या होगा उसमें एटम जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके सबके मास का क्या कर दो ऐड कर दो, सिंपली वो क्या हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, क्लियर। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट हम इसी से रिलेटेड आगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि मोल क्या होता है, ठीक है, और उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।